हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आज 24 जुलाई है, यानी एसएससी एग्ज़ाम 2025 का आगाज़ हो चुका है, वो भी साथी सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम के साथ। तो आज 24 जुलाई से लेकर साथी 1 अगस्त तक आप सभी का सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम चलने वाला, यानी साथी 1 हफ्ते तक आप सभी का एग्ज़ाम चलेगा। तो ये साथी 2025 में एसएससी का आज पहला एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो अब हमें साथी ये मालूम होने वाला है कि एसएससी में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, तो इससे हमें आइडिया मिलने वाले आने वाले एसएससी के एग्ज़ामों के लिए। ओके, तो आज का क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जो एसएससी के मास्टर होते हैं वो सवाल आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे साथी हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आज की इस क्लास में। ओके, तो टोटल 60 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 60 क्वेश्चन में से केवल 35 प्रश्न होना चाहिए एसएससी मास्टर के सवाल का। ओके, याद रखिएगा, देखिएगा कि आप सभी से इन 60 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे कि नहीं। ओके, यदि आप भी साथी एसएससी के कैंडिडेट हैं तो इन 60 सवालों को जरूर हल करिएगा और आप 35 प्रश्न ठीक जरूर करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पेपर से पहले सारे प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से आप रट्टा लगाइए, उसे याद करिए। ओके, तो साथ ही एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए डेली क्लास सुबह 8 बजे आती है, एक दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 6:35 पे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी का 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके, तो पहला प्रश्न देखिए, टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बना? बताइए साथी, टीपू सुल्तान जो था वो किस वर्ष में मैसूर का शासक बन गया? तो वर्ष 1782 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 2 को। वर्ष 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ कितने प्रतिशत थी? बताइए साथी, वर्ष 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर यानी 15+ वो कितने परसेंट थी? बताइए। तो याद रखेंगे साथी 78.8% थी। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? बताइए साथी, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि भी होते हैं? आप जानते हैं साथी टोटल 250 होते हैं, जिसमें से 12 को राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं, तो कितने बचते हैं? 238। तो यही आपका क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि साथी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी होते हैं इन्हीं में से 238 में से। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? बताइए साथी, भारतीय संसद में कौन कौन अंग होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए होते हैं? एक तो देखिए साथी राष्ट्रपति होते हैं, दोनों संसद होते हैं, तो यही क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? बताइए साथी, गिद्धा नृत्य है जो, इसका संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा पंजाब राज्य से है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? एसएससी का फेवरेट सवालों में से एक सवाल ये सवाल है। ओके दोस्त, बताइए त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो कि साथ ही अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो त्रिशूरपुरम किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका केरल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है?
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? तो साथी संवैधानिक निकाय होते क्या हैं, जिसे आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होते हैं साथी? ये भारतीय संविधान द्वारा ही क्या होते हैं, इसे संस्थापित किया जाता है। ओके, कोई संस्था है या संगठन है जो कि पूरी तरह से भारतीय संविधान द्वारा ही इसे क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी साथी क्या है, ये भारतीय संविधान द्वारा ही इसे स्थापित किया गया है। तो इनमें से कौन सा एक निकाय है, उसका एग्जाम्पल बता दीजिए। तो आप जानते भाई, भारत का निर्वाचन आयोग है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही थी? बताइए साथी, इनमें से कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कि पूरी तरह से विफल रही थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब से स्टार्ट हुआ था? तो आप जानते हैं साथी, पहला 1951 से लेकर 56, दूसरा का 56 से 61, तीसरा का आपका 61 से लेकर 66 के बीच में चला था। पहली आप सभी को मालूम होगा 1951 से लेकर 56 के बीच चली थी। सातवां कब से कब तक चला था? तो 1985 में स्टार्ट हुआ था, जो कि साथी 1900 ये आपका 90 में समाप्त हुआ था। छठी जस्ट इससे पहले 5 साल पहले यानी साथी 1980 में स्टार्ट हुआ था, 1985 में समाप्त हुआ छठी। तो सातवीं आपका स्टार्ट हो गया था 1985 से लेकर 1990 के बीच में। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल रही थी? तो याद रखिएगा साथी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथी, भाग पहला है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं? बताइए साथी। तो ये काफ़ी जी सवाल हो गया। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है, भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की काम करने के लिए मजदूरी मतलब रोजगार का वादा किया जाता है? तो आप जानते हैं साथी 100 दिनों के लिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? बताइए साथी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? तो साथी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? ये बात याद रखिए, आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। 1952 में स्थापित किया गया था, जो कि साथी पहले इसे राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? बताइए साथी, भारत जो है वो अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो याद रखिएगा 7 देशों के साथ। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताइए साथी, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था, जो कि साथी नमक कर के खिलाफ था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करना था, शुरू करना था। तो बताइए किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1930 में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही 1920 में कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? बताइए आप लोग। तो मेरे दोस्त असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को मालूम होगा मेरे दोस्त। ओके, इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? ये बेस्ट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। उस्ताद असद अली खान कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? तो याद रखिएगा साथी, रुद्र बीड़ा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को।
एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? बताइए साथी। जो एक प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? बताइए। तो कालिदास द्वारा लिखा गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? गणगौर त्यौहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्यौहार है? बताइए साथी। गणगौर त्यौहार मुख्य रूप से यानी ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल त्यौहार है? तो ये राजस्थान का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना है, ये किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? बताइए साथी। भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना है, ये किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? बताइए साथी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुआ था, 56 में समाप्त हुआ था। पांचवी पंचवर्षीय योजना यही था साथी आपका, जो कि भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करने का मुख्य ये फोकस था इस पर। ओके, जो कि साथी कब स्टार्ट हुआ था बता सकते हैं आप लोग? तो 1974 में स्टार्ट हुआ था और 1989 में समाप्त हो गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जस्ट अभी बताया था 61 से लेकर 66 के बीच में। सातवीं पंचवर्षीय योजना बताइए साथी। तो ये भी साथी 1985 से लेकर 1990 तक चला था, याद रखिएगा। 12वीं जो था वो लास्ट पंचवर्षीय योजना था इस साल का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथी इस टाइम आप जानते हैं कि ये हमारी क्लास जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो इसमें साथी आपने इस सीरीज में नहीं ऐड हुए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथी जो दोपहर में 12:35 पर क्लास आती है और साथी एक शाम में 6:35 पर क्लास आती है। इसमें साथी हम लोग प्रीवियस ईयर के एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए साथी आप नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। ओके, देखिए साइखो मीराबाई चानू एक कौन सी खेल खेलती थी भाई? साइखो मीराबाई चानू जो कि मणिपुर की रहने वाली थी, तो भारतीय भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19 को डैश नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारतीय राज्य केरल से हुई है। बताइए साथी, इनमें से ऐसी कौन सी नृत्य शैली की उत्पत्ति है जो कि दक्षिणी भारतीय राज्य केरल से हुई है? बताइए। तो कथक तो आप जानते हैं साथी यूपी का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? यही तो भाई दक्षिण भारतीय कहाँ का है बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य केरल से हुई। तो केरल से देखिए दो का हुआ, एक तो कथकली का और मोहिनीअट्टम का, यानी इस साल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20 को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? बताइए साथी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो साथी याद रखिएगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21 को भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? बताइए साथी। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो याद रखिएगा नेपाल के साथ है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22 को कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? बताइए साथी। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में किया गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23 को क्या दे रखा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? जैसे साथी अनुच्छेद आपका 26 है, ये क्या करता है? अनुच्छेद 226 ये भाई उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति का मतलब कि प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है रीट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को, जो कि अनुच्छेद 226 में है। और साथ ही अनुच्छेद 31 में क्या है?
अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अनिवार्य का जो अधिग्रहण का वर्णन होता है, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 31 में है। अनुच्छेद 32 में क्या है साथी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 13 में क्या है भाई? मौलिक अधिकारों से असंगत से संबंधित है। तो सवाल हमसे क्या पूछा? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? तो वो साथी देखिए अनुच्छेद 32 देता है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। ओके, ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है? क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? बताइए, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1942 में आ चुका था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25 को, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो आप जानते हैं कि वेदों में जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद होता है, जो कि साथी कितने मंडल होते हैं? 1028 सूक्त होते हैं और 10 मंडल होते हैं, जिसकी रचना साथी लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 26 को, वर्ष 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो आप जानते हैं कि 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने दूसरी बार पुरुष वनडे विश्व कप यानी एक दिवसीय मैच का दूसरे का खिताब अपने नाम किया था। पहले ही बार तो 1983 में जीता था कपिल देव की कप्तान में। यही साल आपके पेपर में आएगा, हो सकता है, तो वेस्ट इंडीज को हराकर। दूसरी बार जब जीता था तो इस टाइम महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे, जो कि साथ ही श्रीलंका देश को हराकर जीते थे। लेकिन मेजबान कौन कौन से देश थे 2011 के वर्ल्ड कप में? तो एक तो भारत था, इसके साथ श्रीलंका भी था और बांग्लादेश साथ भी था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगी इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27 को, फटोरपा यात्रा और मांडो उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए दोस्त, फटोरपा यात्रा और मांडो उत्सव का संबंध किस राज्य से है? मांडो की बात किया तो गोवा हो जाएगा। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर। जो साथी मध्य प्रदेश के फेमस त्यौहार कौन कौन से हैं? जैसे साथी आप जानते हैं एक भगोरिया है, ये क्या मध्य प्रदेश का फेमस फेस्टिवल यानी उत्सव त्यौहार है। और साथ ही एक मालवा होता है, ये याद रखिए मालवा होता है। और एक साथी खजुराहो ये मध्य प्रदेश के फेमस फेस्टिवलों में से एक है दोस्त, ये याद रखिएगा आप लोग। और कर्नाटक का कौन कौन सा? जैसे कर्नाटक का उगादी हो गया, कंबाला हो गया, और एक आपका साथी वैराइडी होता है। ये सभी क्या है? जैसे उगादी कंबाला तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ के हैं। ये सभी क्या है? कर्नाटक के अच्छे से। ओके, और भाई केरल का तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। केरल का एक साथी जैसे बीसू हो गया, त्रिशूर पूरम हो गया। ओके, अच्छे से इन सभी याद रखिएगा आप लोग। तो इस सवाल का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28 को, तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष से भारत की गरीबी में अत्यधिक कमी आने लगी थी? बताइए साथी, तीव्र अधिक विकास के कारण किस वर्ष से भारत की गरीबी में अत्यधिक कमी आने लगी? तो याद रखिएगा 1991 से। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29 को, द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए दोस्त, द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1852 में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30 को, भारत में वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? बताइए दोस्त, इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा? भारत में वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में आप सभी साथी स्कोर करेंगे। आप कैसे डेली क्लास कैसे अटेम्प्ट करेंगे? जैसे कि 50 क्वेश्चन होता है तो हमने आपको क्या बताया, पहले 1 से लेकर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद साथी 10 से लेकर 30 क्वेश्चन के बीच अटेम्प्ट करना है। उसके बाद दोस्त 30 से लेकर 50 के बीच, जब हम 50 क्वेश्चन कराएंगे तब। उसके बाद आज जैसे हम 60 क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो आपको 1 से लेकर 20 तक हल करना है। फिर 20 से लेकर 40 के बीच में अपना स्कोर चेक करते रहना है। उसके बाद 40 से लेकर 60 के बीच में। ओके, ऐसे आप याद करते चलेंगे, ऐसा आप टैकल करते चलेंगे हर एक क्वेश्चन को।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को हल करिए। डैश किसकी अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यानी यूएसएसआर के सोवियत से ली गई है? बताइए साथी। जैसे मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? बताइए साथी, सभी दोस्त बताएंगे। यही तो साथी यूएसएसआर से लिया गया है। इस साल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? ये भी साथी प्रस्तावना यूएसए से ही लिया गया है, ये बात याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों ही कहाँ से लिया गए हैं बता सकते हैं आप लोग? बताइए। मौलिक कर्तव्य तो देखिए यूएसएसआर से लिया गया, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है बताइए साथी कमेंट करके आप लोग। ओके, इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 129 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर कितने प्रतिशत का लक्ष्य था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत का लास्ट पंचवर्षीय योजना था, जो कि साथी 2012 में स्टार्ट हुआ था और 17 में जाकर समाप्त हुआ था। तो इसका विकास दर लक्ष्य था वो था 8%। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? बहुत इजी सवाल आ चुका है भाई। तो शेफाली वर्मा कौन सा खेल खेलती हैं? काफ़ी फेमस है वो क्रिकेट खेल से। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो आप जानते हैं साथी उस टाइम सबसे अधिक जो हमारे देश के लोग थे वो कृषि पर ही निर्भर थे। तो बताइए कि स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो याद रखिए साथी 75%। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? देखिए एसएससी कभी नई सवाल नहीं पूछता है, जैसे इस टाइम पूछ देगा कि वर्तमान में कौन है, 51 नंबर के कौन है जो कि इस टाइम वर्तमान में काम कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो संजीव खन्ना है। तो लेकिन 50वां आप सभी से पूछ दिया तो कौन थे बताइए साथी? तो याद रखिएगा DY चंद्रचूड़ थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। और इस टाइम के जो 51 नंबर के हैं वो साथी संजीव कौन है? संजीव खन्ना है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? बताइए दोस्त कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो ये मेघालय की है। ध्यान देंगे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक के कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताइए। जैसे बागुरुम्बा कहाँ का है? असम का है। सत्रिया असम का है। बिहू असम का है। छऊ कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। फुगड़ी कहाँ का है? बता सकते हैं आप लोग? बताइए। फुगड़ी तो गोवा का, महाराष्ट्र का है। तो साथी नृत्य कर्नाटक के कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इनमें साथी डोलू कुनीठा है, कहीं कहीं कुनीठा भी लिखा रहता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो सभी साथी इस रिक्वेस्ट भाई आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन ताल वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथी, ताल वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध कौन इनमें से? तो याद रखिएगा अल्लाह रखा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बेस्ट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? चलिए दोस्त बताइए। चलिए आप सभी का एक IQ लेवल चेक करते हैं। हमने बताया था इसी क्लास में कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? बताइए। पहले तो राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसकी स्थापना बताइए। तो किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग
कठपुतली के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो कौन जीती थी भाई? तो अनुपमा होस्करे ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट की पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो आप जानते साथी, जो इस टाइम वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति साहब थे जगदीप धनखड़, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका जो साथी मतलब कि शरीर था वो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, इसके कारण उन्होंने अपना भाई पद को त्याग दिया है। तो आप सभी कुछ उनसे संबंधित सवाल मालूम होना चाहिए। एक अलग से जितने भी राष्ट्रपति के सवाल पूछे गए क्लास होकर हम लेकर आएंगे साथी। ओके, तो यहाँ से उपराष्ट्रपति बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा साथी, मेन तो आपको यही याद करना है साथी। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जैसे 5 वर्षों का होता है, यदि आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपको कम से कम 35 वर्ष होना अनिवार्य है। याद रखिएगा साथी अच्छे से। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? बताइए दोस्त, जो पहला राष्ट्रमंडल खेल था वो कब आयोजित किया गया था? तो ये कनाडा हैमिल्टन में किया गया था। कनाडा का शहर जो हैमिल्टन है वहाँ पर पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था, जो कि साथी वर्ष 1930 में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक किसके अनुयायी थे, यानी किस धर्म के अनुयायी थे? मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक तो काफ़ी फेमस बना दिए थे बौद्ध धर्म को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? बताइए साथी, बेस्ट सवाल है भाई। तो भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तो याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है? बताइए साथी, पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा 2009 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? बताइए साथी, सभी साथी बताएंगे किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? बेस्ट सवाल है गुरु, मोहिनीअट्टम का है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे कथक यूपी का है, उड़ीसी उड़ीसा का, सत्रिया कहाँ का? असम का है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया था? जब साथी बात आता है कराची अधिवेशन का। कराची अधिवेशन जो हुआ था साथी आपका वर्ष 1931 में, तो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था वर्ष 1931 में, जो कि कराची अधिवेशन में। तो साथी इसमें क्या हुआ था? दिल्ली समझौता हुआ था और भाई गांधी इरविन समझौता को क्या किया था? स्वीकृत प्रदान किया गया था। ओके, ये मेन था भाई, जिसमें गांधी इरविन समझौता को क्या किया गया था? प्रदान किया गया, और उसका साथ ही आपका दिल्ली समझौता को भी। ओके, चलिए तो इस सवाल का ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? बताइए दोस्त। जैसे कि पहली बैठक कब हुई थी भारतीय संविधान की? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जो कि साथी 11 दिसंबर जैसे 2 दिन बाद हुआ, तो 1946 अस्थायी के रूप में किसे चुन लिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। अस्थायी के रूप में किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। आप सभी को मालूम होगा अच्छी तरीके से। ओके, तो इस सवाल का ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। कृष्णराव शंकर पंडित राजा भैया पूछ वाले का संबंध किस घराना से है? एक सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा घराना से। बताइए साथी, कृष्णराव शंकर पंडित राजा भैया पूछ वाले का संबंध किस घराने से है? तो ग्वालियर घराने से है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है?
तो साथ ही भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथ ही जो भारत पहले हरित क्रांति तो स्टार्ट हुई थी साथ ही 1960 से ही, लेकिन हम साथ ही अपने भारत की बात करेंगे तो साथ ही भारत में कब स्टार्ट हुआ था? 1966-67 के हिसाब से स्टार्ट हुआ था, आप सभी को मालूम होगा। तो हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं आप लोग? तो मेरे दोस्त आप जानते हैं MS स्वामीनाथन जी को, यानी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। डैश यानी किसके पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है? तो आर्टिकल साथ ही 85 के तहत, यानी अनुच्छेद 85 के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति के पास क्या होता है? संसद को बुलाने की और इसे स्थगित करने की शक्ति होती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन राष्ट्रपति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है? हरित क्रांति भारत में 1966 में स्टार्ट हुआ था, तो HYV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भाई हाई यील्डिंग वैरायटीज होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? तो इनमें से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से फेमस थी, लोकप्रिय थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सरोजनी नायडू जी थी, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? छऊ नृत्य ये तो काफ़ी फेमस हो गया, जैसे छऊ नृत्य तो साथ ही पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का और कौन कौन से नृत्य शैली फेमस है? जैसे जात्रा है, गंभीरा है, बाउली, ये तीनों याद करना आप सभी को पश्चिम बंगाल का। एक तो साथ ही जात्रा याद कर लेना है, और एक बाउल तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। जात्रा हो गया, बाउल हो गया, एक गंभीरा भी याद कर लीजिए भाई। ओके, ये तीनों आपसे भूलना नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल का नृत्य शैली, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। छऊ तो ऑलरेडी है ही। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क की स्थापना कब हुआ था मेरे दोस्त, कोई बता सकता है? इसमें कोई ऐसा बंदा है जो कि सार्क का स्थापना कब हुआ था? इसका मुख्यालय तो आप जानते भाई कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में है ना, काठमांडू नेपाल में है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 की 1885, तो 1985 में हुआ था। इसका एक सदस्य देश नहीं है, वो कौन सा सदस्य देश नहीं है? तो चीन नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दे रखा है? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो साथी वैसे बात करेगा 2011 की जनगणना के अनुसार तो 74.04 है, लेकिन वर्ष 2011 की बात क्या है, इसके अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? तो याद रखिएगा 64.83 था। यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। दक्षिण भारत में कौन सा एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहाँ जमींदार ब्राह्मण नहीं थे? बताइए साथी। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत में ऊर एक ग्राम सभा थी, एक ऊर ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहाँ पर जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी किस वर्ष को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था? 8वीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था, बताइए भाई, पहले बताइए। तो मेरे दोस्त याद रखिए वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था, जो कि साथ ही 1992 में स्टार्ट हुआ था और 1997 में समाप्त हुआ था। यह 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया? आपने साथ ही 77वां भी मना लिया स्वतंत्रता दिवस, 78वां भी मना लिया है, अब आपको 19वां मनाना है, 79 नंबर का मनाना है। तो 77 नंबर का 2023 में हुआ था और साथ ही 78 नंबर का 2024 में हुआ था। अब ये साथ ही 15 अगस्त आने वाला है भाई 2025 में, जो कि 79 नंबर का होने वाला है। ओके साथी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60। एक सेकंड साथी, क्वेश्चन नंबर 60 कॉल करिए। धम्म शब्द एक प्राकृतिक शब्द जिसका संबंध प्राचीन भारत के किस शासक से है? बताइए साथी, धम्म शब्द एक प्राकृतिक शब्द है
जिसका संबंध प्राचीन भारत के किस शासक से है? तो याद रखिएगा साथी, अशोक से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथी कि आप सभी इन 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर कर पाए। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी और आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से इसमें कर होंगे। कल साथी एक भी क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि एग्ज़ाम था कल साथी, तो इसलिए नहीं आ पाई, सॉरी उसके लिए। लेकिन अब साथी हमारी क्लास रेगुलर आएगी, बिल्कुल टाइम वाइज आएगी जो हमने आपको बताया है। तो आप लोग नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए। अभी तक आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आज लास्ट डेट है भाई, देखते हैं लास्ट डेट बढ़ता भी कि है कि नहीं मेरे दोस्त। तो आप लोग ट्राई करिए कि फॉर्म भर दिए सुबह सुबह जाकर, ओके। और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछिए। आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है साथी, एक आपको साथी इंग्लिश पढ़ना है, एक जीके पढ़ना है एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए, ओके। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं 12:35 एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।